जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने वाकई में अंकल पे बहुत अपनी कृपा बरसाई है। और संगत जी, गुरु जी ने एक बार नहीं, अंकल को दो बार लाइफ ब्लेस की है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरु जी महाराज ने दूसरी संगत आंटियों के माध्यम से अपना मैसेज तक भिजवाया है। और मैसेज ही नहीं संगत जी, ब्लेसिंग्स भी भिजवाई है। वो ब्लेसिंग्स क्या है, वो मैसेज क्या है, जब आप ये सत्संग पूरा सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि गुरु जी महाराज अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ मैसेज देने वाला है, आप सबको ब्लेसिंग्स देने वाला है। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने और औरों को भी सुनाएं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रजित मारवा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से 2014 में जुड़ा और वो भी तब जब मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। एक्चुअली संगत जी, उस समय मुझे जॉन्डिस हो गया था और उसी टाइम पीरियड में मुझे पाइल्स भी हो गया था। और जब संगत जी पाइल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि इसमें क्या बताना, ठीक हो जाएगी। लेकिन संगत जी, समय के साथ साथ ये समस्या और बढ़ती चली गई, इतनी ज्यादा कि मेरी बहुत तबीयत खराब रहने लगी। आखिरकार संगत जी, मैंने अपने भाई को इसके बारे में बता दिया तो मेरे भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। फिर संगत जी, हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो बताया ये प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये जो पाइल्स है वो फिशर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और ये एक्सट्रीम कंडीशन में आ चुका है, इसलिए इसका ऑपरेट ही करना पड़ेगा, अब इसका और कोई इलाज नहीं है। और जब संगत जी डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट किए तो उन्हें पता चला कि मुझे तो जॉन्डिस है। तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक जॉन्डिस ठीक नहीं होगा तब तक हम ऑपरेट नहीं कर सकते। और मेरे साथ एक दूसरी समस्या और बताई डॉक्टर ने। उन्होंने कहा कि आपका ब्लड बहुत थिन है और अगर ऑपरेट किया गया तो आपका बहुत ब्लड लॉस हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हमें जॉन्डिस ठीक करना होगा। संगत जी, कर भी क्या सकते थे, हम लोग घर आ गए क्योंकि जब तक जॉन्डिस ठीक नहीं होता ऑपरेशन हो नहीं सकता था। अब संगत जी, मेरा जॉन्डिस बहुत समय तक ठीक नहीं हुआ और आस पड़ोस के लोग, दोस्तों ने कई सारी रेमेडीज दी। किसी ने कहा कि पानी में हाथ डालो, नाखून पीले होंगे तो उसके थ्रू आपका जॉन्डिस बाहर आ जाएगा। किसी ने कहा कि पान के थ्रू आपका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। किसी ने कहा कि सुरमे वाले बाबा के पास चले जाओ, वो जॉन्डिस ठीक कर देंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जिसने जो बताया मैंने वो सारी रेमेडीज की, ये सोचकर कि चलो किसी से तो फर्क पड़ेगा। लेकिन संगत जी, मेरा जॉन्डिस ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन की बात है संगत जी, मैं घर पर बहुत उदास बैठा हुआ था और तभी संगत जी मेरी बुआ जो दिल्ली में रहती है वो घर पर आई हुई थी। उन्होंने मेरी वाइफ से कहा कि तुम गुरु जी के बड़े मंदिर जाओ और वहाँ से लोटा ब्लेस करवा के लेकर आओ और इसके लिए प्रसाद भी लेकर आओ। और उस समय संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और ना ही मुझे विश्वास था, ना मैं जानता था कि उनकी क्या पावर्स है, क्या महिमा है। अब संगत जी, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी बड़े मंदिर गए, वहाँ से लोटा ब्लेस करके लेकर आए और वहाँ से मेरे लिए प्रसाद भी लाए। और जब ये लोग रात में घर आए तो इन्होंने मुझे प्रसाद दिया। और संगत जी, उस प्रसाद में पराठा प्रसाद और कड़ा प्रसाद था। मैंने खाने से मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, मुझे जॉन्डिस है और डॉक्टर ने मुझे साफ मना किया है कि ना तो मुझे ऑयली खाना है ना मुझे फ्राइड खाना है, और तुम मुझे पराठा और हलवा खिला रही हो। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप गुरु जी का नाम लो और खा लो। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी रिस्क पर खा लेता हूँ, लेकिन मेरा कोई विश्वास नहीं है। और संगत जी, मैंने वो प्रसाद खा लिया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जो जॉन्डिस मेरा 3-4 महीने से ठीक नहीं हो रहा था, मैंने बस रात में प्रसाद खाया और सुबह जब मैंने टेस्ट करवाया संगत जी, मेरा जॉन्डिस क्लियर हो चुका था। और संगत जी, मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जो जॉन्डिस इतनी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ वो मात्र रोटी प्रसाद और कड़ा प्रसाद से ठीक हो गया। और तब संगत जी, मेरे मन में विचार आया कि नहीं, उस मंदिर में कोई तो पावर्स है
है, उस जगह में कोई तो शक्ति है, वरना इतनी दवाइयों से मेरा जॉन्डिस ठीक नहीं हुआ, वो मात्र प्रसाद से ठीक हो गया। और फिर संगत जी जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी और कहा कि ठीक है, अब हम आपके फीसर का ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन अभी भी समस्या एक बनी हुई है, वो है आपका ब्लड बहुत थिन है और ऑपरेशन के दौरान आपका ब्लड लॉस हो सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि संगत जी जो दर्द मैं महसूस कर रहा था, जो तकलीफ मैं सहन कर रहा था, वो अनबियरेबल थी। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैं अपने बिस्तर पर तड़पता था, मुझे इतना ज्यादा दर्द होता था, इतनी तकलीफ होती थी कि मैंने अपने घर वालों से कह दिया था कि मुझे ना तो कुछ खाने के लिए दो, ना मुझे पीने के लिए दो, ताकि मुझे वॉशरूम जाना ही ना पड़े। और संगत जी उस पेन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स ने मुझे बहुत इंजेक्शंस भी दिए, मेडिकेशंस भी दी, लेकिन संगत जी इन सब से मुझे कुछ ही देर के लिए आराम मिलता था और फिर से वही तकलीफ शुरू हो जाती थी। तो संगत जी मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप तो मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि मैं इस दर्द और तकलीफ के साथ तो नहीं रह सकता, अगर ब्लड लॉस होगा तो देखा जाएगा। उसके बाद संगत जी मेरा ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका ब्लड लॉस बहुत हो गया है और इसके लिए आपको अभी और एडमिट रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में। संगत जी उसके बाद मुझे बहुत सारी ब्लड की बोतलें चढ़ी और जैसे जैसे ब्लड चढ़ता गया संगत जी मैं धीरे धीरे रिकवर होता चला गया। और कुछ टाइम के बाद डॉक्टर ने मुझे देखा, एग्जामिन किया और कहा कि अब इनकी कंडीशन बहुत स्टेबल है, अब आप इनको डिस्चार्ज करवा के घर ले जा सकते हो। उसके बाद संगत जी मैं डिस्चार्ज लेकर घर आ गया और संगत जी मैं घर पर अपनी मम्मी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी मैंने अपने सर्वेंट से कहा कि मुझे हॉस्पिटल में तो कुछ अच्छा मिला नहीं खाने के लिए, तुम एक काम करो मेरे लिए चाय बना दो और टोस्ट बना दो, मैं वो खा लेता हूँ। और संगत जी ये सारी बातें हाफ एन आवर में हुई। मैं मम्मी से बातें भी कर रहा हूँ, मैंने सर्वेंट को चाय और टोस्ट लाने के लिए भी कह दिया और संगत जी तभी मुझे फीट आया और मुझे ब्लड की वॉमिटिंग हुई और तभी संगत जी मेरा मुंह टेढ़ा हो गया और मेरा चेहरा पीछे की तरफ चला गया। और ये देखकर मेरी मम्मी बहुत घबरा गई और जोर जोर से चीखने लगी और मेरी वाइफ को बुलाया। संगत जी जब मेरी वाइफ आई तो वो मेरी हालत देखकर वो भी घबरा गई, उसने शोर मचाकर सारे बिल्डिंग वालों को बुलाया और उन्हीं में से किसी ने मेरे भाई को फोन किया। मेरे भाई ने कहा कि आप इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं वही मिलता हूँ। संगत जी हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और बस मुझे इतना याद है कि मैं इमरजेंसी रूम में लेटा हुआ हूँ और डॉक्टर मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके चेहरे पर ये ब्लड कैसे आया, और मैं उनसे कह रहा हूँ कि नहीं मेरे चेहरे पे तो कोई ब्लड नहीं आया। डॉक्टर ने कहा कि आपके चेहरे पर ब्लड नहीं है, मैंने कहा नहीं। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या आपको ब्लड की वॉमिटिंग आई थी, मैंने कहा नहीं, क्योंकि संगत जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, ये सब तो मुझे बाद में पता लगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर संगत जी मुझे डॉक्टर कहते हैं कि चलो आप अपना हाथ ऊपर उठाकर दिखाओ, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपना हाथ उठाने की, पर वो नहीं उठता है। डॉक्टर मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आपका हाथ नहीं उठ रहा, तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ। और बस संगत जी उतनी ही देर में मुझे दोबारा फीट आया और मैं कोमा में चला गया। और फिर डॉक्टर ने कहा कि जब तक ये कोमा से बाहर नहीं आ जाते हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि मैं 2 से 3 घंटे के अंदर वापस अपने कॉन्शियस में आ गया। और जब संगत जी मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, सारे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब हुआ। और फिर डॉक्टर ने बताया कि जब इनका ऑपरेशन हुआ था फीसर का तो इसमें बहुत ब्लड लॉस हो चुका था और उसी ब्लड लॉस के कारण इनको अनकॉन्शियसनेस हुआ है और इनके लीवर की पोजीशन भी काफी वीक है। और संगत जी मुझे वहाँ पर दोबारा ब्लड चढ़ाया गया और जैसे जैसे ब्लड चढ़ाते गए संगत जी मेरी कंडीशन ठीक होती चली गई। और मेरी कंडीशन देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, बस इनका एक लास्ट सिटी स्कैन बचा है, वो करने के बाद हम इनको डिस्चार्ज दे देंगे। फिर संगत जी मेरा सिटी स्कैन हुआ और उसकी रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। संगत जी मॉर्निंग में मुझे डिस्चार्ज मिल गया और मैं अपने सारे कपड़े वगैरह पैक करने लगा। और उस टाइम संगत जी मेरे भाई बिलिंग के लिए रिसेप्शन पर गए थे और मैं अपने रूम के बाहर खड़ा था। तभी संगत जी मैंने एक जूनियर डॉक्टर को नर्स से कहते हुए सुना कि इन्हें डिस्चार्ज मत दो और किसी तरह इन्हें रोक दो। संगत जी मैंने तुरंत अपने भाई को फोन किया और कहा कि भाई ये डॉक्टर और नर्स तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि इसे डिस्चार्ज मत दो, इसे रोक दो। भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो घर जाना है। मेरा भाई कहने लगा कि तू चिंता मत कर, बस मैं भी आता हूँ। संगत जी मेरा भाई डॉक्टर के पास गया, उसने कुछ बातें की और मेरे पास आकर मुझे कहता है कि चल घर चल। संगत जी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बाहर आ गया। जब मैं कार में बैठा तो मैंने अपने भाई से पूछा कि डॉक्टर से क्या बात हुई, तो मेरा भाई कहने लगा कि नहीं कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि नहीं कुछ तो बात है, वरना वो जूनियर डॉक्टर नर्स को क्यों कहता कि इसको डिस्चार्ज मत दो, इसको रोक लो। संगत जी मेरा भाई बार बार मना करता रहा और मैं उससे फोर्सफुली पूछता रहा। तो मेरा भाई मुझे कहता है कि अरे कुछ नहीं, डॉक्टर्स को सिटी स्कैन में तेरे लीवर के ऊपर कुछ नजर आया है, तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी क्लियरली नहीं कहा जा सकता, इसलिए हमें रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा। और संगत जी मैंने भी अपने भाई की बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। हम लोग घर आ गए और शाम को जब रिपोर्ट आई संगत जी सिटी स्कैन की, तो मेरा भाई जब रिपोर्ट लेकर घर आया तो उसने बताया कि रिपोर्ट आ गई है और तुम्हारे लीवर के ऊपर एक ट्यूमर आया है और वो ट्यूमर भी कैंसरस है और वो लीवर कैंसरस ही नहीं बल्कि स्वेल्ड भी था। तो मैंने पूछा अपने भाई से कि अब क्या करना है, तो मेरा भाई कहने लगा है कि डॉक्टर ने कहा कि एडमिट करवाओ और लीवर ट्रांसप्लांट करवाओ। संगत जी सुनकर मैं भी बहुत घबरा
गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया। और मेरे भाई ने ये भी बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 5-6 दिन का ही टाइम है, जो भी निर्णय लेना है वो जल्दी लेना है। तो फिर संगत जी मैंने अपने भाई से कहा कि जब इसका ऑपरेशन ही करवाना है, ट्रांसप्लांट ही करवाना है, तो हम मेदांता हॉस्पिटल में करवाएंगे। तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है, मेदांता में करवा लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी फाइल लेके डॉक्टर के पास जाता हूँ, उनका ओपिनियन लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे घर वालों ने दिल्ली का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, कोई गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट नहीं छोड़ा था जहाँ पर इन्होंने मेरी फाइल ना दिखाई हो। और सभी जगह से एक ही जवाब आया कि आपके पास लीवर ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। और ऐसे ही संगत जी किसी ने मेरे ब्रदर को बताया कि मेदांता में एक बहुत सीनियर डॉक्टर है, आप उनके पास जाओ, उनको फाइल दिखाओ, वो आपको बिल्कुल करेक्ट गाइड करेंगे। अब संगत जी मेरा भाई मेदांता में उन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरी फाइल देखी और कहा कि देखो, फाइल के अनुसार आपके ब्रदर के लीवर पर कैंसरस ट्यूमर तो है और उसका एक ही ऑप्शन है लीवर ट्रांसप्लांट, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, आप अपने भाई को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। जब तक आप डोनर सर्च करोगे, ढूंढोगे, तब तक हम एक काम कर सकते हैं, ये जो कैंसरस ट्यूमर है हम इसको बर्न करेंगे। इससे होगा ये कि आपको थोड़ा और समय मिल जाएगा डोनर को ढूंढने में। तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, हम कल सुबह आते हैं। संगत जी मैं घर पर बैठा हुआ था और मैं यही सोच रहा था कि मैंने इतने सारे डॉक्टर्स ट्राई कर लिए हैं, हॉस्पिटल ट्राई कर लिया है, हर जगह से एक ही बात आ रही है कि लीवर ट्रांसप्लांट करना है। और संगत जी मेरे अंतर मन में एक बात चल रही थी कि जब मुझे जॉन्डिस हुआ था तब मैंने गुरुजी का प्रसाद खाया था और मेरा रातों रात जॉन्डिस ठीक हो गया था। और ये बात मैं जानता था कि वहाँ कोई पावर है, कोई शक्ति तो है। तो मेरे मन में आया कि जब गुरुजी मेरा जॉन्डिस ठीक कर सकते हैं तो मेरी ये बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। तो संगत जी मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे तुम गुरुजी के पास ले चलो। मेरी वाइफ ने कहा कि आपको वहाँ जाना है। मैंने कहा कि देखो, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कल सुबह तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है और उससे पहले मैं गुरुजी के पास जाना चाहता हूँ। संगत जी हम लोगों ने कैब बुलाई, क्योंकि मैं ड्राइव तो कर नहीं सकता था, तो हमने कैब बुलाई और हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। अब चूंकि संगत जी मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मेरे दिमाग में ये पिक्चर थी कि कोई मंदिर होगा जहाँ पे बहुत धक्का मुक्की होगी, कोई पंडित जी या कोई गुरुजी बैठे होंगे, वो अपने हाथ से प्रसाद देंगे और हम घर आ जाएंगे। लेकिन संगत जी जब मैं मंदिर पहुंचा तो सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक हो रहा था, सब कुछ बहुत डिसिप्लिन में हो रहा था। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि क्या ये मंदिर है? तो मेरी वाइफ ने कहा हाँ यही तो मंदिर है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर तो इतना डिसिप्लिन है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि हाँ यहाँ सब कुछ डिसिप्लिन में होता है। अब संगत जी हम लोग दरबार में गए। गुरुजी की गद्दी के सामने मेरी वाइफ ने मेरी रिपोर्ट्स रख दी और गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स है। गुरुजी मैंने सुना है कि आप संगत की रिपोर्ट्स बदल देते हो, प्लीज गुरुजी मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट बदल दो। गुरुजी अगर आपने मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट बदल दी तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। इतने में संगत जी एक सेवादार अंकल आए और कहने लगे कि आंटी आप आगे जाइए लाइन में, आपकी रिपोर्ट को ब्लेस करवा कर मैं आपको देता हूँ। और फिर संगत जी सेवादार अंकल ने हमारी रिपोर्ट्स लाकर दे दी और हम लोग संगत जी जब लंगर के लिए गए तो हमें चेयर पर बिठाया गया। संगत जी मैं, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ हम तीनों चेयर पर जाकर बैठ गए। तभी संगत जी मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि एक बार हम वॉशरूम के लिए जाएंगे तो दोबारा अपनी जगह पर नहीं आ सकते। तो संगत जी जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो मुझे एक सेवादार अंकल ने रोक लिया और अंकल ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैं वहाँ चेयर पर बैठा हुआ हूँ। और मैंने बताया कि अंकल मैं एक पेशेंट हूँ और मेरे लीवर पे ट्यूमर है और अंकल कल मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, इसलिए मैं वहाँ उस चेयर पर बैठा हुआ हूँ। तो अंकल ने मुझसे कहा कि बेटा इतनी बड़ी जगह आकर इतनी छोटी छोटी बातें नहीं करते। फिर अंकल ने मुझे कहा कि बेटा जब तुम अगली बार आओ तो 4 लोगों के साथ नीचे बैठकर लंगर करना। और संगत जी अंकल की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी को किसी की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। कल का क्या पता मैं कल हूँ या ना हूँ, मैं आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। और ये मुझे कह रहे हैं कि आपसे जब भी आओगे नीचे बैठकर लंगर करना। मैंने कहा कि मैं आऊंगा क्या, मुझे तो नहीं लगता कि मैं दोबारा आ भी पाऊंगा। इतने में संगत जी मेरी वाइफ बाहर आ गई और मुझे देखकर कहने लगी कि आप कहाँ रह गए थे? तो मैंने उसे बताया कि एक सेवादार अंकल मिल गए थे और मैं उनसे बातें कर रहा था और उन्होंने मुझे ये सब कहा। मेरी वाइफ ने पूछा कि कौन थे और जैसे संगत जी में पीछे मुड़ा मैंने कहा कि यही तो खड़े थे अंकल, पता नहीं कहाँ चले गए। और संगत जी वहाँ पर एक सेवादार अंकल खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि अंकल अभी यहाँ पर एक सेवादार अंकल खड़े थे और मैं उनसे बातें कर रहा था, वो कहाँ गए? तो वो सेवादार अंकल मुझे कहने लगे कि अंकल इस पॉइंट पर सिर्फ 2 ही सेवादार होते हैं, इस लाइन को मैं देखता हूँ और उस लाइन को वो अंकल देखते हैं। क्या वो अंकल थे जिनसे आपकी बात हुई थी? मैंने उनको देखा और मैंने कहा कि नहीं अंकल ये वो अंकल तो नहीं थे। और तभी संगत जी मैंने अपनी वाइफ से कहा कि चल यार अंदर चलते हैं। संगत जी मैं उस समय नहीं कनेक्ट कर पाया, इस बात को नहीं समझ पाया कि वो कौन थे। गुरुजी महाराज स्वयं मुझसे बात करने आए थे, मैं ये बात समझ ही नहीं पाया। फिर संगत जी हम लोग हमारी चेयर पर जाकर बैठ गए, हमारे लिए लंगर आया। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खा सकता था। इवन संगत जी अगर बॉइल्ड खाना है और उसमें नमक भी मिला हो तो वो भी मेरे टंग पर लगता था। अब संगत जी जब लंगर आया तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि ये तो मैं नहीं खा सकता, तुम मिर्ची देख रही हो कितनी है इसके अंदर, मैं तो नहीं खा पाऊंगा। संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे कहा
साहब ये तो आपको खाना पड़ेगा, ये तो गुरुजी का प्रसाद है, इसी को लंगर प्रसाद कहते हैं। और मैं इसे बार बार कह रहा था ये तो मुझसे खाया ही नहीं जाएगा, मैं कैसे खाऊं। मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, जैसे भी खाना है खाओ, लेकिन खाना पड़ेगा। संगत जी जैसे तैसे मैंने लंगर प्रसाद खाना शुरू किया। इतने में मेरी वाइफ कहती है कि चटनी प्रसाद भी खाओ। संगत जी मैंने हिम्मत करके चटनी खाई और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि नहीं बाबा ये तो मैं नहीं खा पाऊंगा। मेरी वाइफ मुझे कहने लगी ये तो असली दवाई है, ये तो आपको खानी पड़ेगी। मैंने उससे कहा कि यार कमाल है, एक दवाई है, एक मेन दवाई है, इसमें इतनी मिर्ची है, मैं कैसे खाऊंगा। मेरी वाइफ कहती है संगत जी कि बस कैसे भी मैनेज करो, खाना आपको ही है। अब संगत जी मैंने क्या किया कि मैंने रोटी को तो सब्जी के साथ जैसे तैसे लगाकर खा लिया और मैंने चटनी को कड़ा प्रसाद के अंदर मिला लिया। और रोटी और सब्जी प्रसाद खाने के बाद मैंने कड़ा प्रसाद भी खा लिया, जिसके अंदर मैंने चटनी प्रसाद भी मिलाया था, क्योंकि संगत जी खाने से मतलब है मैं कैसे भी खाऊं। और संगत जी हम लोग लंगर प्रसाद करके बाहर आने लगे और जब मैं उस रास्ते से गुजरा तो मैं फिर से उन सेवादार अंकल को ढूंढ रहा था कि जिनसे मेरी बातचीत हुई थी। खैर संगत जी वो मुझे नहीं मिले और हम लोग घर आ गए। और फिर संगत जी मैंने बाद में रिकॉल किया कि उस दिन वो सेवादार अंकल नहीं, वो गुरुजी महाराज स्वयं मुझे आए थे, मुझे ब्लेस करने आए थे। और गुरुजी महाराज ने ही मुझे कहा था कि तू दोबारा भी आएगा मंदिर में और तू नीचे बैठकर 4 लोगों के साथ लंगर करेगा। खैर संगत जी उस दिन हम लंगर करके घर आ गए। अगले दिन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना था और संगत जी मेदांता हॉस्पिटल में हर चीज बहुत सिस्टमेटिक चलती है। जब मैं एडमिट हुआ संगत जी तो पहले मेरे सारे टेस्ट हुए। अब संगत जी मेरे सारे टेस्ट तो हो चुके थे, बस मेरा अल्ट्रासाउंड बचा था जो कि शाम को होने वाला था। जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गया संगत जी तो जो अल्ट्रासाउंड कर रहा था संगत जी उसके हाथ में जो रोलर था उसे वो बार बार बहुत तेज प्रेस कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा रजित। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आपके सामने फाइल रखी हुई है और उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर मुझे कहने लगा कि इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि लीवर पर ट्यूमर है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर कौन है। मैंने उनका नाम बता दिया कि ये डॉक्टर है। संगत जी वो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने वहीं से मेरे डॉक्टर को फोन किया और कहा कि आपकी एक पेशेंट है रजित मारवा, इस रूम नंबर से, इनकी रिपोर्ट्स मेरे सामने है और रिपोर्ट्स के अनुसार इनके लीवर पर ट्यूमर है, लेकिन जब मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ तो मुझे इनके लीवर पे कोई ट्यूमर नजर नहीं आ रहा है। तो वहाँ से डॉक्टर ने उन्हें कहा कोई बात नहीं, आप रिपोर्ट तैयार करो, मैं इनका सिटी स्कैन करवाऊंगा। और जब मैं रूम से बाहर गया तो मेरी वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने अपनी वाइफ को बताया कि जब अंदर अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर को मेरा ट्यूमर नजर नहीं आया। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर ने 2 बार बहुत अच्छे से देखा लेकिन उन्हें ट्यूमर नजर नहीं आया। और संगत जी ऐसी खबर सुनकर कौन खुश नहीं होगा। मेरी वाइफ खुश हो गई और उसने कहा कि चलो बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। संगत जी मुझे रूम में ले जाया गया और मुझे शाम को बोला गया कि आपको सिटी स्कैन के लिए ले जाया जाएगा। तब मैं संगत जी बहुत डर गया था क्योंकि जब पहले भी सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया था तभी ये ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। संगत जी मैंने अपनी वाइफ से कहा भी कि यार मुझे सिटी स्कैन नहीं करवाना, इसमें ट्यूमर डिटेक्ट हो जाएगा। मेरी वाइफ ने कहा आप बिल्कुल मत घबराओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। संगत जी मैंने अपनी वाइफ से कहा कि नहीं यार पिछली बार भी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी, बस सिटी स्कैन में ही गड़बड़ हुआ था, मुझे सिटी स्कैन नहीं करवाना। तब संगत जी मेरी वाइफ ने क्या किया, मेरी वाइफ ने गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप एक धागे में पिरोकर मुझे गले में पहना दिया और मुझे कहा कि चाहे जो भी हो जाए आप इस लॉकेट स्वरूप को मत उतारना और अगर कोई बहुत ज्यादा नहीं मानेगा तो आप इस लॉकेट स्वरूप को उतार कर अपने हाथों में रख लेना, लेकिन अपने से अलग मत करना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मुझे सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया। संगत जी जब मुझे सिटी स्कैन की मशीन में डाला गया तो मुझसे कहा गया कि आपको ये लॉकेट उतारना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि नहीं ये लॉकेट तो मैं नहीं उतार सकता। तो वो मुझे कहने लगे इस लॉकेट के साथ स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा कि मैं इस लॉकेट के बिना करवा भी नहीं पाऊंगा। फिर संगत जी मैंने उनसे कहा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, ये लॉकेट तो प्लास्टिक का है और ये धागे में पिरोया हुआ है। तो वो कहने लगा कि नहीं प्रॉब्लम लॉकेट से नहीं है, लॉकेट के अंदर जो कुंडा है वो मेटल का है और मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो ये कुंडा मशीन में जाकर चिपक जाएगा। और संगत जी जब मैं बिल्कुल भी नहीं माना तो उसने मुझे कहा कि काम करो आप इस लॉकेट को पीछे पीठ की तरफ कर लो। मैंने कहा कि ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। फिर जब संगत जी मेरा सिटी स्कैन हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सिटी स्कैन में कुछ नजर आया। तो वो मुझे कहने लगे कि देखो सिटी स्कैन में बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, आपको जो कुछ भी बताएंगे वो डॉक्टर ही बताएंगे। तो कल सुबह आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और डॉक्टर आपको बता देंगे कि रिपोर्ट में क्या है। संगत जी जब मैं रूम से बाहर आया तो मेरी वाइफ रितु खड़ी थी। तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि स्कैन में क्या आया। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैंने पूछा था लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि रिपोर्ट सुबह आएगी और डॉक्टर ही बता पाएंगे। उसके बाद संगत जी मैं अपने रूम में आ गया लेकिन मैं बहुत बेचैन था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और वैसे भी संगत जी जिस इंसान को ये पता हो कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका भला संगत जी कहाँ मन लग सकता है। और अगले दिन संगत जी सुबह मैं अपने बेड पर बहुत उदास बैठा हुआ था और ये जो डॉक्टर ये बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और ये जब भी आते हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं, अकेले कभी नहीं आते। और तभी संगत जी मेरे रूम में डॉक्टर के साथ पूरी टीम एंटर करती है। डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं और भाई क्या हाल है। मैंने कहा कि ठीक है सर।
तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि तुम बैठे क्यों हो। तो मैंने पूछा डॉक्टर से कि मैं क्या करूं। तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि इतनी बड़ी लॉबी है, घूमो फिरो, थोड़ा वॉक करो। तो मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ। फिर संगत जी डॉक्टर मुझे कहते हैं वैसे एक बात बताऊं, तेरा ट्यूमर डिटेक्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है तुझे। और जैसे ही संगत जी मैंने सुना, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, आप सच कह रहे हो। तो डॉक्टर कहने लगे कि हाँ बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं है। और संगत जी उसी समय मेरी वाइफ जोर जोर से कहने लगी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी डॉक्टर भी उसे देखने लगे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी आप थोड़ा वेट करो, हम 2-3 डॉक्टर्स बैठकर थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको फाइनल रिपोर्ट देंगे। और संगत जी शाम को मैं बहुत खुश था और मैं लॉबी में घूम रहा था, वॉक कर रहा था। तभी संगत जी डॉक्टर और उनकी टीम वहाँ आती है और डॉक्टर मुझे पीछे से टैप करते हैं और पूछते हैं क्या कर रहा है। तो मैंने कहा कि बस डॉक्टर साहब मैं घूम रहा हूँ। तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कांग्रेचुलेशन यार, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, चल रूम में आ जा। और संगत जी जब मैं रूम में आया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको कुछ भी नहीं है और ये आपकी फाइनल रिपोर्ट है। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर अगर मुझे कुछ भी नहीं है तो मुझे डिस्चार्ज दे दो ना। तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि हाँ ले लो डिस्चार्ज, कल आपको डिस्चार्ज कर देंगे मॉर्निंग में। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर। अगले दिन संगत जी मुझे डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन संगत जी मेरी लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम तो थी ही सही, और उसकी दवाई डॉक्टर ने मेरी शुरू भी कर दी थी। मैं डिस्चार्ज लेकर घर आ गया। संगत जी मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जब गुरुजी के बड़े मंदिर गया था तो वहाँ पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था रिक्वायर्ड सेवादार फॉर पार्किंग सेवा, और संगत जी नीचे एक नंबर लिखा हुआ था। और मैं नहीं जानता संगत जी की क्यों मैंने वो नंबर सेव कर लिया था अपने मोबाइल में, जबकि संगत जी मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे वहाँ आकर सेवा करनी है। तो संगत जी उस दिन मैंने वो नंबर सेव कर लिया था, और जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया तो घर आकर संगत जी मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने उस नंबर पे फोन लगाया। और संगत जी जिस सेवादार अंकल ने फोन उठाया था वो पार्किंग के कोऑर्डिनेटर थे। मैंने उनसे फोन पर कहा कि अंकल मुझे सेवा करनी है। तो वो अंकल मुझसे पूछने लगे कि आप सेवा क्यों करना चाहते हो और कितनी बार आए हो मंदिर। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैं मंदिर एक बार आया हूँ। अंकल कहने लगे बस एक ही बार मंदिर आए हो। मैंने कहा हाँ जी। अंकल ने फिर मुझसे पूछा कि गुरुजी के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने कहा कि मैं गुरुजी के बारे में बस यही जानता हूँ कि गुरुजी में बहुत पावर्स हैं, बहुत ताकत है, अच्छे अच्छे बीमार लोग वहाँ आकर के ठीक हो जाते हैं। तो वो अंकल मुझे कहने लगे ऐसा आपसे किसने कह दिया। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। और संगत जी मैंने अंकल को सारी बात सुनाई, और सारी बात सुनने के बाद अंकल के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, जय गुरुजी। और फिर अंकल ने मुझे कहा कि अंकल जब गुरुजी महाराज ने आपको इतना ब्लेस कर दिया है तो हम कौन होते हैं आपको सेवा करने से रोकने वाले। बताइए अंकल आप कब सेवा करना चाहते हो। मैंने अंकल से कहा कि अंकल मंडे मेरा ऑफ होता है, मैं मंडे को सेवा कर लूंगा। तो अंकल ने मुझे कहा कि ठीक है आप मंडे को आ जाओ और मुझसे मिलो। और संगत जी मैं मंडे को गया और मैंने अपनी सेवा ले ली। और जहाँ संगत जी पहले मेरी ये हालत थी कि जब मैं वॉशरूम भी जाता था तो मुझे फीवर हो जाता था, क्योंकि संगत जी मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल 0 हो चुकी थी, मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी जिस टाइम मैंने सेवा ली उस दिन मैंने 4 घंटे सेवा की, फिर 4 से 8 घंटे की और 8 से 12 घंटे सेवा की। और उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ ने सेवा ज्वाइन की और मेरी वाइफ की सेवा झूले पर लगी थी। और जो संगत जी मेरी वाइफ ने कहा था गुरुजी को कि अगर आप मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट बदल दोगे तो मैं जिंदगी भर सेवा करूंगी। संगत जी आज तक मेरी वाइफ सेवा देती आ रही है। ये सुबह से उठती है, अपना काम करती है, और जब भी मंडे आता है संगत जी चाहे धूप हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, ये बराबर अपनी सेवा करने पहुंच जाती है। 47 डिग्री में भी संगत जी मार्बल के फर्श पर मेरी वाइफ ने नंगे पैर सेवा दी है। बरसात में पूरे भीगते हुए भी सेवा दी है। और संगत जी ठंड के समय पैरों से ठंड चढ़ती थी लेकिन तब भी मेरी वाइफ ने सेवा दी है। और जो गुरुजी महाराज को वचन दिया था वो आज तक निभा रही है। और संगत जी हमेशा मेरी वाइफ गुरुजी से यही कहती है कि गुरुजी मुझसे सेवा लेते रहना। और संगत जी जब मैंने सेवा ली तो कंटिन्यूस 3-4 साल तक मैंने अपनी सेवा दी, लेकिन उसके बाद संगत जी ऑफिस के टाइट शेड्यूल के कारण मैं सेवा नहीं दे पाया। लेकिन संगत जी मेरी वाइफ ने अपनी सेवा अभी तक कंटिन्यू कर रखी है। और संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे लाइफ बख्शी है। आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी मेरे रेगुलर बेसिस पर चेकअप होने लगे और मेरी डे बाय डे रिपोर्ट्स बेटर आने लगी। संगत जी ये तब का सत्संग है जब मैं 2014 में गुरुजी महाराज से जुड़ा था। गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की, पूरे घर वाले बहुत बहुत खुश थे। धीरे धीरे सभी गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट होते चले गए, सबकी आस्था गुरुजी महाराज से जुड़ने लगी और संगत जी मेरी लाइफ नॉर्मल होने लगी। और संगत जी उसके बाद मुझे दोबारा जनवरी 2021 में हुआ। संगत जी मेरी वाइफ मेरे पास नहीं थी, वो पंजाब गई हुई थी, और मेरी मम्मी भी मेरे पास नहीं थी। संगत जी मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और मुझे फिर से अटैक आया और मैं अनकॉन्शियस होकर संगत जी पूरे रूम में घूमने लगा। मेरे भाई ने मुझसे पूछा भी कि तू क्या कर रहा है, क्यों घूम रहा है पूरे कमरे में। और संगत जी मैं बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। और संगत जी मेरे भाई
ने डॉक्टर को फोन किया और बताया कि अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब से जवाब दे रहा है। डॉक्टर ने कहा कि इसको दोबारा से अटैक आया है, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आओ। संगत जी, मेरा भाई मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और मुझे बस इतना याद है कि मुझे फिट आया और मैं कोमा में चला गया। और संगत जी, मैं 3 दिन तक कोमा में रहा। मेरे लीवर पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर पता ही नहीं चला कि मेरा जॉन्डिस इतना बढ़ गया कि उसने सीधे लीवर पे अटैक किया। संगत जी, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि मैं रिकवर कर जाऊं, मैं कोमा से बाहर आ जाऊं, लेकिन संगत जी, जब मैं 3 दिन तक कोमा से बाहर नहीं आया तो डॉक्टर ने फाइनली कह दिया कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। और फाइनली संगत जी, डॉक्टर ने मेरे भाई को जाकर जवाब दे दिया कि 99% हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके भाई की बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। तो मेरे भाई ने पूछा कि डॉक्टर फिर अब क्या करना है? तो डॉक्टर ने कहा कि बस अब मिरेकल है, अगर 1% मिरेकल काम कर जाए तो ये बच जाएंगे, वरना कोई उम्मीद तो है नहीं। उस टाइम पर संगत जी, हम लोगों ने जन्नत द्वार ज्वाइन किया हुआ था। तो मेरी वाइफ ने फोन करके बताया कि ऐसे मेरे हस्बैंड के साथ हो गया है, और बताया कि रजित की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और 3 दिन से वो कोमा में है। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकता, उस टाइम पर पूरा जन्नत द्वार हिल चुका था। मेरे लिए इतनी प्रेयर्स हुई, इतनी प्रेयर्स हुई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो ये खबर सुनकर बहुत रोए और सब ने मेरे लिए बहुत बहुत प्रेयर्स करी। संगत जी, रात में 10 बजे स्पेशली मेरे लिए मंत्र जाप चलता था। मैं आपको सच बता रहा हूँ संगत जी, कि उस टाइम पे मेरे कोई रिलेटिव्स काम नहीं आए, लेकिन उस टाइम पे गुरुजी की संगत साथ खड़ी थी। मेरा गुरु परिवार मेरे काम आया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे लिए इतनी प्रेयर्स की गई, इतनी प्रेयर्स की गई कि वो मुझे यमराज के हाथ से छीन कर ले आए। और संगत जी, मेरी वाइफ अगले दिन मेरे पास हॉस्पिटल में आईसीयू में आई और मेरे होठों पे मेरी वाइफ ने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया। और संगत जी, जैसे ही वो एक ड्रॉप मेरे होठों पे लगी, मैंने तुरंत ही आंखें खोल दी और बस मेरी वाइफ कहने लगी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी, मेरी वाइफ ने तुरंत ही बोतल की कैप में थोड़ा जल प्रसाद डाला और मेरे मुंह में डाल दिया और मुझसे कहा कि बोलो जय गुरुजी। और संगत जी, मैं भी कहने लग गया जय गुरुजी। और संगत जी, मेरी वाइफ एक एक ढक्कन मेरे मुंह में जल प्रसाद डालती रही और मैं जय गुरुजी बोलता रहा। फिर संगत जी, उस टाइम पे मेरी वाइफ ने क्या किया कि 4 बज रहे थे और 4 बजे जन्नत द्वार का सत्संग शुरू हो जाता है। तो संगत जी, सत्संग शुरू हो चुका था। मेरी वाइफ ने मोबाइल ऑन किया और कहा कि देखो जन्नत द्वार। और तभी संगत जी, मुझे भी स्ट्राइक हुआ जन्नत द्वार और मैं रिकॉल करने की कोशिश करने लगा कि नाम मैंने पहले भी सुना है। और तभी मेरी वाइफ ने कहा कि रजित, ये देखो दरबार। संगत जी, मैंने अपना सिर उठाया और देखने की कोशिश करने लगा। तभी संगत जी, वहाँ पर जो सिस्टर खड़ी थी उसने एकदम से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आप वीडियो तो नहीं बना रहे हो, अलाउड नहीं है। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि नहीं सिस्टर, हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, मैं सिर्फ इनको दर्शन करवा रही हूँ, सत्संग सुनवा रही हूँ। तो सिस्टर कहने लगी कि ठीक है, आप कर सकते हो। और संगत जी, जब मैं दरबार देख रहा था वीडियो में, तो मैं उठकर कोशिश करने लगा कि मैं मत्था टेकूं। और जब संगत जी, सिस्टर ने मुझे ये सब करते हुए देखा तो उन्होंने मेरी वाइफ को मना कर दिया कि प्लीज आप ये सब बंद कर दो, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो बार बार उठने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको अलाउड नहीं है। संगत जी, मेरी वाइफ ने मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद संगत जी, मेरी वाइफ घर चली गई और मेरी वाइफ के मोबाइल पर एक आंटी का लगातार फोन आ रहा था। संगत जी, वो आंटी हमारे घर के पास ही रहती है, वो बहुत कनेक्टेड सोल है, बहुत प्योर सोल है। संगत जी, वो बहुत मेडिटेशन करती हैं और गुरुजी से डायरेक्ट बातें भी करती हैं। फिर संगत जी, उन आंटी का कॉल हमारी जन्नत द्वार की एक सेवादार आंटी है, उनको कॉल गया, गुरजीत आंटी। तो वो आंटी कहने लगी कि गुरजीत, मैं रितु को बहुत फोन लगा रही हूँ पर वो फोन नहीं उठा रही है। रजित के लिए एक मैसेज है जो मुझे उसे देना है, मेरी किसी भी तरीके से रितु से बात कराओ। और फिर संगत जी, गुरजीत आंटी ने मेरी वाइफ को फोन किया और कहा कि रितु आंटी ऐसे ऐसे एक आंटी है और आप इनको जानते हो, आप इन्हें फोन करो और वो रजित के लिए कुछ मैसेज देना चाहती हैं। संगत जी, जब मेरी वाइफ ने आंटी को फोन किया तो आंटी कहने लगी कि रितु आंटी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, रजित अंकल को कुछ भी नहीं होगा। आज जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है कि रजित को कुछ भी नहीं होगा, आप बर्फी लो और उस पर रजित का हाथ लगवाकर गरीबों में दान कर दो। और वो आंटी कहने लगी कि रितु, आप ये काम अभी करो। संगत जी, उस समय रात के 10 बज रहे थे। मेरी वाइफ ने कहा, आंटी एक तो आईसीयू में जाने का समय खत्म हो गया है और रात के 10 बजे मुझे बर्फी कहाँ मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो मैं आईसीयू में मुझे कौन ले जाने देगा। तो संगत जी, मेरी आंटी कहने लगी कि काम करते हैं आंटी, मैं मंदिर में पैसे रख देती हूँ और सुबह उन पैसों से मैं बर्फी लेकर बांट दूंगी। पहले तो आंटी ने हाँ कर दिया, फिर पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वो कहने लगी कि नहीं रितु, अगर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है तो रास्ता भी वही बनाएंगे, इसलिए तुम बर्फी ही खरीदो और अजीत का हाथ लगवाओ। मेरी वाइफ कहने लगी कि आंटी ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आंटी ने फिर जोर देकर कहा कि नहीं रितु, मैं कह रही हूँ ना, तुम ऐसा ही करो, ये मैसेज मुझे गुरुजी ने दिया है तो रास्ता भी वही बनाएंगे, बर्फी भी आएगी, बर्फी आईसीयू में भी पहुंचेगी और अजीत उसको हाथ भी लगाएगा। उस टाइम संगत जी, पंजाब से मेरे मामा जी आए हुए थे तो रितु ने मामा जी से कहा कि मामा जी ऐसे ऐसे करना है, क्या करूं। संगत जी, मेरे मामा जी भी बहुत रिलीजियस हैं,
वो भी इन सब बातों में बहुत बिलीव करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं बर्फी लेकर जाता हूँ। संगत जी, मेरे मामा जी और मेरा नेफ्यू वो दोनों बर्फी लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जबकि संगत जी रात में आने पर गेट पर ही रोक लिया जाता है, लेकिन इनको किसी ने भी नहीं रोका और संगत जी मामा जी सीधे आईसीयू में आ गए। संगत जी आईसीयू के गेट पर चौकीदार खड़ा था, तो मामा जी ने उसे बताया कि हमें बर्फी अंदर ले जाना है। तो पहले तो वो मुस्कुराया और कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आईसीयू में ले जाना अलाउड नहीं है। संगत जी जो गार्ड था वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। फिर मेरे मामा जी ने नेफ्यू से कहा कि अब क्या करें, ये तो मान ही नहीं रहा। नेफ्यू ने कहा कि आप रुको, मैं बात करके आता हूँ। मेरा नेफ्यू गया और गार्ड से कहने लगा कि भैया आपको क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर किसी की जान बच जाती है तो, अगर आप हमको अंदर अलाउ नहीं करते हो जाने के लिए तो आप ये मिठाई आप ले जाओ और पेशेंट का हाथ लगवा कर ले आओ। पता नहीं संगत जी गार्ड को क्या हुआ, उसने कहा कि अच्छा ठहरो। वो अंदर गया और वो नर्स से कुछ बात करके आया और नर्स ने कहा कि आप उनको अंदर भेज दो। संगत जी गार्ड बाहर आया और कहने लगा कि आप अंदर जा सकते हो, आप मिठाई ले जाओ। और जैसे संगत जी मेरे मामा जी और नेफ्यू अंदर आए, वो नर्स कहती है कि इस हॉस्पिटल में पहली बार और आखिरी बार ऐसा हो रहा है कि इतनी रात को आईसीयू में कोई मिठाई लेकर आ रहा है। फिर नर्स ने कहा कि आपको जो करना है वो फटाफट करो। संगत जी मेरे मामा जी और नेफ्यू मेरे पास मिठाई लेकर आए। मैंने बर्फी पर अपना हाथ लगाया और जब मैंने आंखें खोली तो मेरे नेफ्यू ने पूछा कि कौन हूँ मैं। एक्चुअली संगत जी मैं किसी को पहचान भी नहीं रहा था। संगत जी मैं पहले उनको देखता रहा, फिर कहने लगा कि नवल भैया। तब संगत जी वहाँ पर सिस्टर आई और कहने लगी कि पापा है ये आपके। मैंने फिर उनको देखा और मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये पापा नहीं है, ये नवल भैया है। फिर सिस्टर ने मेरे नेफ्यू से पूछा कि क्या ये ठीक बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक बोल रहे हैं। और तभी संगत जी सिस्टर ने नोट डाउन किया कि पेशेंट ने ठीक रिस्पॉन्ड किया। और उसके बाद संगत जी मामा जी और मेरे नेफ्यू ने उन मिठाइयों को गरीबों में दान कर दिया जैसे बताया गया था। और उस दौरान संगत जी जन्नत द्वार में भी मेरे लिए बहुत प्रार्थना की गई। और संगत जी में जितने भी सेवादार हैं, जितने भी संगत हैं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की है, बहुत प्रार्थना की है, मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ बहुत बहुत कम है। और यहाँ तक कि संगत जी हरिद्वार में एक अंकल आंटी थे, उन्होंने भी मेरे लिए प्रार्थना रखी थी और वो खुद हॉस्पिटल में थी और उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि रजित मैंने गुरुजी से प्रार्थना की है और मैंने कहा है कि गुरुजी आप मेरी लाइफ से कुछ साल कम कर दो और रजित भैया को दे दो, उनको लाइफ बख्श दो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उन अंकल आंटी से मैं पहली बार बात कर रहा था। वो मुझे नहीं जानती थी और मैं उन्हें नहीं जानता था। और संगत जी बात मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी बात बोल दी। और संगत जी ये है हमारे गुरु परिवार की ताकत, जहाँ आप किसी से मिलते भी नहीं हो, जहाँ आपने किसी को देखा भी नहीं है, लेकिन वो आपके लिए वही इमोशन वही दर्द फील करते हैं और हर समय हर पल आपके साथ खड़े रहते हैं। उसके बाद संगत जी मुझे होश आया, मुझे रूम में शिफ्ट किया गया। जब डॉक्टर मेरे रूम में आते तो मुझसे मजाक भी किया करते थे। एक दिन संगत जी डॉक्टर मुझसे कहने लगे कि तुमने गले में क्या पहना हुआ है। मैंने कहा कि डॉक्टर ये हमारे गुरुजी हैं। तो डॉक्टर कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखाओ। मैंने अपना लॉकेट उनको दिखाया तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि अरे ये वही है ना छतरपुर वाले गुरुजी जो खाना खिलाते हैं। मैंने कहा कि वो खाना नहीं खिलाते, वो लंगर खिलाते हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ वही। तो मैंने कहा हाँ वही गुरुजी हैं। तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि हाँ इनके बारे में मैंने बहुत सुना है। तो डॉक्टर मुझे पूछने लगे कि मानते हो इनको। तो मैंने कहा कि बहुत मानता हूँ। तो डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे कि बेटा तुमको इन्होंने ही बचाया है, वरना तुम अपनी वाइफ और अपने भाई से अपनी हालत पूछना, तेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिलहाल मैं तुझे ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन तेरे को बचाने वाले तेरे गुरुजी ही हैं। और एक बात और सुनो, तुझे इनके अलावा कोई और बचा भी नहीं सकता था। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी मेहर बरसाई, मुझे गुरुजी ने दोबारा लाइफ ब्लेस की। संगत जी मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी का बहुत बहुत कम है। संगत जी ये 2 सत्संग मेरी पर्सनल लाइफ के थे, उसके बावजूद भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। और एक दिन की बात है संगत जी, होली के समय एक आंटी का मेरी वाइफ के पास फोन आया और वो कहने लगी कि रितु आंटी मुझे गुरुजी का पेंडेंट चाहिए। तो मेरी वाइफ ने उनसे कहा कि आप मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं कुरियर कर देती हूँ। तो वो आंटी मुझे कहने लगी कि रितु आंटी वैसे मैं जन्नत द्वार में सभी को जानती हूँ और सब मुझे जानते हैं, मैं पेंडेंट किसी से भी ले सकती थी, लेकिन मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ है, मुझे गुरुजी सपने में आए और पर्टिकुलर तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि पेंडेंट रितु आंटी से ही लेना। और वो आंटी कहने लगी कि एक्चुअली मैं मंदिर गई थी, मेरी बेटी बहुत डरती है रात में, और वहाँ पर मुझे गुरुजी का लॉकेट नहीं मिला और मैं मंदिर से बहुत उदास आ रही थी। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज आपने अपनी बेटी को अपने घर से खाली हाथ भेजा है। और फिर आंटी ने बताया कि फिर गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे कहने लगे कि तेनू की चाहेदा है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे लॉकेट चाहिए। तो गुरुजी कहते रितु नु मांग, रितु तेनू देगी। गुरुजी ने पर्टिकुलर रितु आंटी आपका नाम लिया है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। संगत जी ये सुनकर मेरी वाइफ बहुत बहुत रोई, कहने लगी कि गुरुजी मेरे बारे में इतना सोचते हैं। संगत जी मेरी वाइफ ने उन आंटी को लॉकेट भिजवा दिए। और संगत जी रात में हमें एक मैसेज आता है कि कुरियर बॉय इज ऑन द वे एंड यू विल बी गेटिंग योर पार्सल विद इन हाफ एन आवर। तो मेरी वाइफ ने कहा कि ये क्या है। तो मैंने उससे कहा कि शायद कोई पार्सल आ रहा है। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि ये किसने भिजवाया होगा। तो मैंने उससे कहा कि तूने पारुल आंटी को लॉकेट भिजवाया है ना, शायद उन्होंने तेरे लिए कुछ भेजा होगा। संगत जी
शाम को कुरियर बॉय आया और उसने हमारे हाथ में एक पैकेट पकड़ाया। और संगत जी होली में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और जब हमने पैकेट खोला उसके अंदर गुजिया, शिव परिवार पूरा, सिंदूर, चूड़ियां, तिलक, पिचकारी, बाल्टी, गुलाल और ये सारी चीजों का पैक उसके अंदर था। तो संगत जी उसी वक्त मेरी वाइफ ने पारुल आंटी को फोन किया। तो पारुल आंटी कहती है कि रितु अब मैं तुझे बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो पारुल आंटी कहने लगी कि रितु मुझे बार बार मेरे सपने में मुझे यही दिखाई देता था कि मेरा एक्सीडेंट हो रहा है। तो वो कहने लगी कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मुझे क्यों बार बार ऐसा दिखा रहे हो कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो रहा है। तो वो आंटी कहती है कि गुरुजी मेरे सपने में आकर कहते हैं कि मैं तुझे बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि तूने जो अपनी गाड़ी में मेरा स्वरूप लगा रखा है पहले तो उसे ठीक से तो लगा। तो वो आंटी कहने लगी कि गुरुजी मैं क्या करूँ, वो स्वरूप चिपकाने वाला है तो जब भी ब्रेक लगता है या गड्ढे में गाड़ी जाती है तो वो स्वरूप नीचे गिर जाता है। तो गुरुजी कहने लगे कि कोई बात नहीं, तो रितु को फोन कर और उससे बोल कि वो तुझे हैंगिंग वाला स्वरूप दे, तो इसकी जगह पर वो लगा लेना। और फिर गुरुजी ने कहा कि मेरा एक काम और कर, मैं तुझे कुछ चीजें बता रहा हूँ तो ये सारी चीजें रितु को भिजवा देना। और गुरुजी ने कहा कि तू रितु से कह देना कि मैंने उसके लिए ये होली की विशेष भेजी है, ब्लेसिंग्स भेजी है। और संगत जी जब हमें ये पता चला तो हम दोनों बहुत बहुत रोए कि गुरुजी ने हमारे लिए होली की ब्लेसिंग्स भेजी है। संगत जी हमारी आंखों में आंसू थे और हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। संगत जी गुरुजी का जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है और गुरुजी महाराज को सबका सब पता है कि किसको किस समय क्या देना है। बस संगत जी आप गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट करिए, अपने मन की हर बात गुरुजी से कहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।